मॉर्निंग क्लास 10 में। आज हम लोग क्लास 10 का ये लास्ट चैप्टर जो हम लोगों का बचा हुआ था, ममता कालिया द्वारा रचित जांच अभी जारी है, ये कहानी पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जान लें कि ममता कालिया कौन थी। इनका जन्म 2 नवंबर 1940 मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा एमए अंग्रेजी में हुई थी। इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था। दिल्ली और मुंबई में अंग्रेजी का अध्यापन किया। इलाहाबाद के एक डिग्री कॉलेज के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुई। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता के निदेशक पद पर कार्य कर चुकी हैं। संप्रति महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका हिंदी के संपादन का कार्य कर रही हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं छुटकारा, सीट नंबर 6, उनका यौवन, प्रतिदिन, जांच अभी जारी है, 25 साल की लड़की, कहानी संग्रह है, बेघर, नरक दर नरक, दौड़ इत्यादि। इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है, अंधेरे का ताला। 9 महत्वपूर्ण पुस्तकों का संपादन किया। नारी विमर्श एक पत्रकारिता के विभिन्न पक्षों पर इन्होंने प्रामाणिक लेखन किया। उन्हें 15 से अधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। जांच अभी जारी है जीवन के जटिल यथार्थ में गुथी एक आयामी कहानी है, जिसमें व्यवस्था की श्रृंखला में जकड़ी स्त्री की संघर्ष गाथा का मानचित्र दिखाया गया है। पुरुषों के वर्चस्व वाले समाज में स्त्रियों की आवाज किस प्रकार दबा दी जाती है, ये इस कहानी में बताया गया है। इससे उनकी ईमानदारी, लगन, परिश्रम एवं दायित्व निष्ठा का किस प्रकार क्षरण हो जा रहा है, यह कहानी इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें एक आम लड़की की कहानी दिखाई गई है कि उसे नौकरी मिलती है बैंक में, तो वो बहुत खुश होती है, बहुत ईमानदारी और लगन के साथ नौकरी करती है, लेकिन उसके बाद भी उसे कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम लोग आज एक कहानी पढ़ते हैं। एक सम्मानित राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्ति पाकर वह फूली नहीं समाई। यहाँ हम लोग वह उस लड़की के बारे में कह रहे हैं जिसका नाम है अर्पणा। विद्यार्थी जीवन से ही उसे बैंक में नौकरी आकृष्ट करती थी। उसे बैंक की नौकरी बहुत पसंद थी और वही नौकरी उसे मिल जाती है। उसे लगता है शक्ति, सच्चाई और नैतिकता जैसे मूल्य का एहसास जितना बैंक में हो सकता है, उतना अन्य किसी नौकरी में नहीं। हाथ नोटों से भरे रहे फिर भी दिमाग विचलित ना हो, यह एक अग्नि परीक्षा की तरह होती है। सभी लोग अपने बैंक में पैसा जमा करते हैं, सबके पैसे उनके पास होते हैं, फिर भी वो अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं। ये एक अग्नि परीक्षा की तरह ही है। पर कुछ दिन नौकरी पर जाकर अपर्णा ने पाया यह सब महज रूटीन का एक हिस्सा है। हालांकि इससे 6 महीने पहले अपर्णा की नियुक्ति विश्वकर्मा डिग्री कॉलेज में हो चुकी थी। वो एक कॉलेज में अध्यापिका के रूप में नौकरी कर रही थी। उसने इस नौकरी के खातिर लेक्चररशिप छोड़ दी। किस नौकरी के खातिर? बैंक की नौकरी के लिए। शिक्षक प्राध्यापक उसे बासी और निरीह लगते थे। उसकी ड्यूटी मुख्य हॉल में थी। उसकी कुल 25 मेज थी। हॉल भरा भरा लगता था। अपनी एक निश्चित जगह और अलग मेज देखकर अपर्णा को गर्व और संतोष होता था। उसे खुशी मिलती थी अपनी जगह देखकर, अपनी मेज और कुर्सी को देखकर। उसने घर जाकर माँ और पिताजी से कहा, जितनी बड़ी घर में चारपाई होती है उतनी बड़ी मेरी मेज है। वहाँ रोज लाखों रुपए का टर्नओवर होता है, इतना बड़ा बैंक है। माँ और पिताजी भी बहुत खुश होते हैं उसकी खुशी देखकर, उसकी नौकरी देखकर। उन्हें लगता है कि हाँ, उन्होंने जो अपनी लड़की की परवरिश की थी, जो उसे पढ़ाया लिखाया, वह इस काबिल बन सकी। और वो उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि भगवान तुम्हें दिन रात इसी तरह तरक्की दे। काम में मेहनत और एकाग्रता बहुत जरूरी होती है और ये दोनों गुण अपर्णा में थे। 2 बजे तक का समय तो पलक झपकते बीत जाता, क्योंकि वह पब्लिक डीलिंग का समय होता था। उसके बाद शुरू होता था असली काम।
गार्ड शटर बंद कर देते थे, अंदर पैसों का हिसाब किताब चलता रहता था। अपर्णा के लिए ये एक करिश्मे से कम नहीं था। उसे बहुत आश्चर्य होता था शुरू के दिनों में कि इतने काउंटर पे, इतनी मेजों पर इतने तरह से पैसों का लेन देन हो रहा है और अंत में हिसाब एक क्रॉसवर्ड पहेली की तरह फिट बैठ जाती है। जब सारा हिसाब फिट हो जाता है, 4:30 बजे तक ही सारे कर्मचारी और अधिकारी फुर्सत में आ जाते हैं। तब चाय का दौर चलता है, हॉल में गप्पेबाजी होती है। लेकिन किसी किसी दिन हिसाब में बल पड़ जाता है तो तब तक कर्मचारियों को नहीं जाने दिया जाता है जब तक कि वो हिसाब मिल नहीं जाए। इसके लिए चाहे उन्हें 5 बजे के बजाय 7 बजे तक बैठना पड़े, लेकिन जब तक पूरा हिसाब नहीं मिलता है तब तक किसी को जाने नहीं दिया जाता है। शुरू अपर्णा को बहुत हंसी आती थी कि अगर 10 पैसे का हिसाब गड़बड़ है तो अपने पास से मिला दो, बस हो गया। लेकिन कम है तो अपने पर्स से डाल दो, ज्यादा है तो दराज में डाल दो। जिस दिन हिसाब फिर गड़बड़ाएगा तो उस पैसे का उपयोग कर लिया जाएगा। लेकिन उनके सहयोगी उन्हें समझाते हैं कि यह भूल चूक वाला मुहावरा बैंकिंग में नहीं होता है। यह तो बैंकिंग का सिद्धांत का शत्रु है। हमें अपना हिसाब अच्छे तरह से देख करके उसको क्लियर, साफ सुथरा करके ही जाना पड़ेगा। बैंक के एक शाखा प्रबंधक एक नाटे मोटे चश्मे वाले मिस्टर खन्ना थे, जो सारा दिन हस्ताक्षर करते देखे जाते थे। ये राष्ट्रीयकृत बैंक शहर के हृदय में बसता था, अर्थात शहर के बीचों बीच था। इसीलिए वहाँ व्यापारियों व्यवसायियों के छोटे बड़े खाते की भरमार थी। वे सुबह 10 बजे इंतजार करते मिलते, पान चबाते हुए अपने स्कूटर पर या बैंक की सीढ़ियों पर खड़े होते थे। कुछ व्यापारी फॉर्मों के मुनीम और अकाउंटेंट इस काम के लिए आते, लेकिन पुराने किस्म के लाला धोती कुर्ते में स्वयं आते। उन्हें देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वे कितनी हैसियत के आदमी हैं, लेकिन लेजर देखने पर पता चलता था कि वे लाखों के चलते हैं। सुबह सुबह अपने घर की सिली बनियान की चोर जेब में नोट का वक्त स्थल फुलाए जब वह जमा काउंटर पर खड़े होते, अपर्णा का मन होता कि उनसे कहे, सेठ जी थोड़ा पैसा खर्च करके कपड़े किसी पावर पैक्ड साबुन से धुलवा लीजिए, सारे बैंक में पसीने की गंध उड़ती है। यह लेकिन वो सिर्फ सोचती ही है और मन में हंसती है, वो लाला जी को बोल नहीं पाती है। अपर्णा को अपने सहयोगियों पर और खुद अपने पर हैरानी होती। पैसा एक अमानत की तरह उन सबके हाथों से गुजरता। अपर्णा अपने सहेलियों को बताती थी कि जिस तरह कुली के सिर पर ईंटों का ढेर होता है, उसी तरह यहाँ नोटों की गड्डियाँ स्ट्रॉन्ग रूम से ट्रेजरी भिजवाई जाती हैं, पर कुली की कुल मजदूरी क्या होती है? सिर्फ 10 रुपये। अब आप पूछिएंगे कि काम कब से काम कर रहे हैं, तो कहेंगे कि 10 साल हो गया है, 10 साल से मैं पैसा इधर उधर कर रहा हूँ। और सहेलियां दंग रह जाती है कि सिर्फ 10 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी उनकी नीयत खराब नहीं होती है। अगर हम होते तो ये नोटों का गट्ठा लेके भाग गए होते। अपर्णा सर हिलाती है, तुम भी ऐसा न करती। क्यों? क्योंकि जब हम लोग किसी काम को करते हैं तो उस काम को करते समय हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, हम उस काम को ईमानदारी से करना चाहते हैं। ईश्वर हमें इसकी शक्ति देते हैं। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे किसी यूटोपिया में पहुंच गई हो, अपर्णा की सहेलियां उससे कहती हैं। तो वो कहती है कि सच में ये एक यूटोपिया की तरह ही है। यूटोपिया मतलब काल्पनिक दुनिया। हर आदमी अपने काम में इतना मुस्तैद, इतना चौकस है कि संस्था और इसकी प्रणाली पर सभी गर्व करते हैं। यकीन न हो तो किसी दिन आके देखो। अपर्णा अपनी सहेलियों को निमंत्रण देती है। 2-4 बार अपर्णा की सहेलियां उनके दफ्तर गई, पर अपर्णा काम में इतनी घिरी रहती है कि वो लोग उठ के कहीं कॉफी पीने नहीं जा पाते हैं। वही मेज पे ही चाय या कॉफी मंगा ली जाती है और वो लोग वही पी लेते हैं। सहेलियों ने मुंह बनाए हैं तो 10 से 5 तक की जेल हो गई। अपर्णा मुस्कुरा लेती है क्योंकि उसे पता था कि ये उनका मजाक उड़ाना ये उनकी कुंठा है, उनकी जलन है। ये वे दिन थे जब अपर्णा आशा और विश्वास से भरी हुई थी और खुशी खुशी अपने काम को कर रही थी।
उसे जगह जगह लिखे नारे भी अच्छे और अर्थपूर्ण लगने लगे थे। परिश्रम ही देश को महान बनाता है, अनुशासन आज की जरूरत है, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, दूरदृष्टि, ये सब उसे बहुत सही लगता था कि अगर मैं इन सारी चीजों को मानूंगी, इस तरीके से अपने काम को करूंगी, तो मैं अपने काम के प्रति निष्ठावान रहूंगी। उसे रात में सपने भी इसी तरह के आने लगे जैसे दिन में उसके ख्याल। सपने में उसे दिखता था कि अपनी ही शाखा में एक सहयोगी की पत्नी बन चुकी है, वो अपने ही शाखा के किसी युवक से उसने शादी कर ली। रोज सुबह 9:30 वो लोग अपना लंच ले करके जाते हैं बैंक, और दोनों का एक ही ज्वाइंट अकाउंट है। इस तरह की कल्पना वो करती है। ये निहायत मुमकिन किस्म के सपने थे। ऐसा हो सकता था जो वो सोच रही थी, जो सपने देख रही थी। और अगर हाल में एक भी आदमी अविवाहित और नौजवान होता तो ये पूरा भी हो सकता था, पर मौजूदा स्टाफ में सब लोग इस कदर विवाहित थे कि उनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। दफ्तर में 2 महिलाएं और थीं। उनकी अपर्णा से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, वो लोग कोई कंपटीशन भी नहीं रखते थे आपस में, मगर बहुत घनिष्ठता भी नहीं थी। वो लोग बहुत मैत्री, बहुत फ्रेंडली भी नहीं थे। उन दोनों की आपस में बनती थी। कभी कभी अपर्णा को सतर्क करना भी अपना कर्तव्य समझती थी। मिसेस श्रीवास्तव कहती, संभल कर रहना अपर्णा, ये शादीशुदा मर्द बड़े खतरनाक होते हैं। पहले आतुर बनेंगे, फिर कातर, एकदम पन्ना लाल है सब पे सब। अपर्णा कहती, मुझे तो बस सब बड़े सीधे नजर आते हैं, लगता ही नहीं कि मर्दों के बीच बैठे हैं, मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं होती है इन लोगों से। मिसेस श्रीवास्तव का एक तजुर्बेदार हंसी हंस देती थी। अपर्णा को काम करते हुए करीब 2.5 महीने हो गए थे। एक दिन खन्ना साहब ने एकाएक उससे पूछा, आज शाम को क्या कर रही हैं आप? अपर्णा सतर्क हो गई कि क्यों पूछ रहे हैं। उसे सारी चेतावनियां याद आ गई जो मिसेस श्रीवास्तव उसे दिया करती थी। वह कहती है कि मुझे अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। वो मुंह लटका कर कहते हैं कि फिर पूछती है कि कोई जरूरी काम तो नहीं। तब खन्ना साहब कहते हैं कि मैंने सोचा आवर्त जमा योजना का बहुत सा काम चेक करना है, आपकी मदद हो तो आज ये सब निपटा ली जाए। तो अपर्णा अपनी चालाकी पे, झूठ बोलने पे उसे अफसोस भी होता है, लेकिन चूंकि वो बोल चुकी थी इसीलिए अब मैं बोल भी नहीं सकती थी कि हाँ मैं करवा दूंगी। आज शाम आप क्या कर रही हैं? ये सवाल धीरे धीरे बैंक का हर छोटा बड़ा अधिकारी अपर्णा से पूछ चुका था। अपर्णा बुद्धू नहीं थी। माँ की बीमारी, पिता का प्रवास उसकी रक्षा कवच थी। अपनी साबुत सुरक्षित बचाने का उसके पास यही उपाय था। लेकिन एक सांबल चपेट में आ गई। हम उम्र सहयोगी सिन्हा ने कहा, परिचित सामने पड़ जाते उसे अजीब नजरों से देखते थे। उनकी निगाहों से लगता अपर्णा बेहद मक्कार और बेईमान है। जिस दिन जांच की कार्रवाई स्थगित रहती, अपर्णा के मन में बेहद आक्रोश इकट्ठा होता रहता। जांच की कार्रवाई हमेशा आगे बढ़ती जा रही थी, इससे उसे एक आक्रोश, एक गुस्सा होता था। वह सोचते उसे खन्ना के केबिन में घुसकर एक दिन उसे पीटना है, सिन्हा साहब के स्कूटर के सामने पत्थर रख देना है, एक दिन कुर्सी पर खड़े होकर चीख चीख कर सबको बताएगी कि इस राष्ट्रीयकृत बैंक में कैसे घपले और सौदेबाजी होती है। वो इन सारी चीजों को अपने दिमाग में दौड़ाती थी, सोचती थी कि उसे क्या करना है। उसे इन लोगों पे इतना गुस्सा था। उसे पता है कि इस बैंक में छोटा बड़ा कोई कर्ज बिना कमीशन के मंजूर नहीं होता, ऊपर से नीचे तक सबका परसेंट बंधा है। सब कुछ समझते हुए अपर्णा अपनी आवाज नहीं उठा पाती थी। क्यों? क्योंकि वो अकेली थी, उसका साथ देने के लिए कोई वहां नहीं था। खोया तो उसने बहुत कुछ। अब उसे लगता है जिस कारण से उसने खन्ना और सिन्हा से अदावत मोल ली है, अब तो वो उस कारण को भी हिफाजत नहीं कर सकती। जांच अधिकारी उसे लगातार ठठास बधाते, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम मामले को निपटा कर हम तुम्हारा तबादला और पोस्टिंग कहीं और कर देंगे। कभी यह नए सिरे से जीवन शुरू कर सकेगी? अपर्णा हमेशा सोचती रहती थी। हालांकि उसकी फाइल अब तक अच्छी तरह देखी भाली जा चुकी है, फाइल देखने का दबाव अभी भी उतना ही है। उसके शनिवार रविवार सब इस जांच के बलि चढ़ जाते थे। अब उसे इसका कुछ अंदाजा था कि उसका नतीजा क्या होगा।
उसके निर्दोष साबित होने के पूरे आसार थे, पर इस संभावना के बावजूद अपर्णा के चेहरे पे एक मनहूसियत थी, एक उदासी थी। उसे लग रहा था कि असली सजा तो वो पा चुकी है। दुनिया की नजरों में गुनहगार की हैसियत से जी लेना उसके लिए एक भयंकर अनुभव है, जिसे जांच अधिकारियों के दिलासे भी कम नहीं कर सके। उसे लगता है उस जांच की आंच कभी ठंडी नहीं होगी। इस तरह शुक्रवार को फोन आते रहेंगे, शनिवार और इतवार उसकी फाइल निकलती रहेगी। वह इसमें से निकलने की कोशिश में और भी उलझती जा रही थी, लेकिन अंत में भी जांच अभी बाकी थी। वह किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई, उसकी फाइल किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई। शायद ये जांच कभी पूरी होगी या शायद नहीं होगी, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। खैर, आज हम लोगों ने ये पढ़ा, जांच अभी जारी है। इस पाठ को आप लोग फिर पढ़िएगा। इस पाठ को जब आप लोग पढ़ेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। आज के लिए बस इतना ही।